हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का यह साइंस का चैप्टर जो है 15वां है, हमारे चारों ओर वायु। तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लिखा गया है कि अध्याय 9 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? तो हम वायु को नहीं देखते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चित ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव होगी। इससे आप तब तक अनुभव करते हैं जब पैरों की पत्तियाँ तब आप अनुभव करते हैं जब पैरों की पत्तियाँ खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटक के कपड़े धीरे-धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पंखे क्या पृष्ठ क्या होते हैं? आवाज़ करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 5 और 3 में हमने याद किया था कि रेत और बुरादे के निष्पादन द्वारा अलग किया जाता है। किसका? तो निष्पादन द्वारा इसको हम अलग करते हैं। और निष्पादन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है और निष्पादन की प्रक्रिया आपने देखा था जो गेहूँ की कैसे अलग किया जाता है, रेत कैसे अलग किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफ़ानों के समय वायु बहती तेज़ गति से चलती है। कैसे वायु तेज़ गति से चलती है? कभी-कभी तो पेड़ों को भी यह उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्से को भी उखाड़ ले जाती है। क्या आप सभी क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? ये देख सकते हैं, ये क्या है? फिरकी है। ये आप जो देख रही हैं क्या है? ये फिरकी है। विभिन्न प्रकार की फिरकियाँ ये जो आप घुमाते हैं, ये चारों पट्टी क्या करता है? घूमता है। वैसे देखते होंगे तो आपको हवा ये क्या है? ये हवा आपको महसूस होता है। क्रियाकलाप 1 में दिया गया है कि दिशा निर्देश द्वारा आप फिरकी बनाते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे-पीछे कीजिए। देखिए क्या होता है, क्या फिरकी घूमती है तो ये देख सकते हैं आगे-पीछे अगर करेंगे तो ये क्या घूमेगी, ये घूमेगी। फिरकी को कौन घुमाता है? तो ये क्या कौन घुमाता है? तो इसको हवा घुमाती है। क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? तो ये वायु इसको घुमा रही है। ये साधारण सा फिरकी यहाँ पर देख सकते हैं जो हवा से तिरछे मुँहों की ओर घूमती हुई आगे बढ़ रही है। क्या आपने वास्तुसूचक के घूमने आप वास्तुसूचक को घूमते हुए देखा है? उस दिशा में रुक जाती है जिसमें उसको जो है वायु जिसमें उस समय पर वायु चल रही हो। वो क्या होता है यह जो आप देख रहे हैं, यह यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है और वहीं पर जाकर वो रुक जाती है। ये देख सकते हैं क्या है? बात सूचक, ये बात सूचक है। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है? उपस्थित है कि नहीं है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने अपनी मुट्ठी बंद करें, इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए हम क्रियाकलाप करेंगे, देखेंगे किससे क्या उसमें हवा है या नहीं है। तो काँच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? तो हम देखेंगे क्या है एक खाली बोतल और एक प्रयोग किए हुए बोतल को देखेंगे तो उसमें कुछ रहता है और प्रयोग करते हैं उसमें भी कुछ रहता है। दोनों में आप देखेंगे तो उसमें कुछ भरी हुई है। अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में के अनुसार डुबोइए तो देखेंगे बुलबुला आपको देखने को मिलता है। ये बुलबुला क्या? ये बुलबुला है। तो पानी में रखेंगे तो क्या हो? बुलबुला। वो बुलबुला क्या होता है? वो वायु होती है। तो पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है। अब बोतल को थोड़ा-सा तिरछा कीजिए। क्या पानी की बोतल में प्रवेश करता है? तो देखेंगे तो ये बोतल में पानी प्रवेश कर रहा है, ये पानी में प्रवेश कर रहा है। और ये ऐसे करते हैं सीधे करने के लिए तो पानी में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन आप जैसे ही उसको टेढ़ा करते हैं वो प्रवेश कर जाता है। खाली बोतल का प्रयोग करेंगे तो वो पानी में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन आप अगर तिरछा कर देंगे, सीधा करेंगे तो पानी में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन तिरछा कर देंगे तो क्या होगा? पानी में प्रवेश कर जाएगा। सीधा में आपको वायु जो है उसकी नहीं निकल पा रही है, लेकिन तिरछा करेंगे तो वो वायु निकलती है और वो पानी को वो अपने बोतल में आ जाता है और वह वायु जो होता है बुलबुले जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। आप देखते होंगे बाहर देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? तो बोतल के अंदर क्या होता है? वायु है। हाँ, आप सही हैं, यह वायु है, जो कि बोतल में उपस्थित है। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी।
वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसीलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती है। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग को पानी क्या करता है? पानी भर जाता है। क्रियाकलाप से दर्शाता है कि वायु क्या होती है? स्थान घेरती है। आप जानते हैं वायु क्या होती है? वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान को क्या करती है? में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है। हम इसके आर-पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होता है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। क्या ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं? क्या ये हमारी जो पृथ्वी है वह वायु की पतली जो परत है उससे ये घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है और इसका जो विस्तार है पृथ्वी के कई किलोमीटर तक ऊपर तक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको वायुमंडल बोलते हैं तथा इसे वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वायु जो है हमारी पृथ्वी की पतली परत से घिरी हुई है। पृथ्वी जो है हमारी वायु की पतली परत से घिरी हुई है और यह जो है कई किलोमीटर तक ऊपर तक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायु है और मंडल है। ऊपर मतलब मंडल और वायु मतलब हवा। तो हवा से ये घिरा हुआ है हमारा पृथ्वी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। यहाँ पर देख सकते हैं पर्वतारोही जो होता है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है। जब ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन जो है क्या होता है उसका घटता जाता है। तापमान क्या होता है? घटता जाता है। आपने पहले भी अध्याय में पढ़ा है कि ऊपर जितना आप जाते जाते हैं तापमान क्या होता है? घटता जाता है और ठंड बढ़ते जाता है। तो इस कारण जो आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? घटती जाती है और इसके कारण जो है पर्वतारोही ऑक्सीजन अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। जैसे-जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं? पर्वतारोही ऊँचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? आपको हमने अभी बताया है। अब है वायु किससे बनी है? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोग से सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। वायु क्या है? अनेक गैस का एक मिश्रण है। यह मिश्रण क्या है? किस प्रकार का है? आइए इस बारे में एक-एक करके हम कुछ उनके अवयव हैं, कुछ मुख्य अवयव हैं, उनके बारे में पता चला लगाते हैं। जैसे देखिए जल वाष्प। जल वाष्प। हमने पहले भी पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जल वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प उपस्थित होना क्या है? अनिवार्य है। यहाँ देख सकते हैं कांच का गिलास है, मोमबत्ती है और वायु में ऑक्सीजन है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये जब जाएगी ऊपर तो कांच का गिलास में देख सकते हैं ये भरा हुआ है। तो क्या ये भी वायु है और ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारे जो हैं उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। वायु में ऑक्सीजन क्या है? वायु में ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं। शिक्षक क्रियाकलाप 3 है कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ेंगे तो अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियाँ मेज पर लगाएँ और उन्हें जला लें। इनमें से एक मोमबत्ती पर काँच का एक गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें, क्या दोनों मोमबत्तियाँ लगातार जलती रहती है या बुझ जाती है? तो आप देख रहे हैं क्या है? दोनों आप ऊपर की ओर देखेंगे तो दोनों जल रही है। आप देखेंगे कि दोनों मोमबत्ती ढकी थी पर वह जो मोमबत्ती ढकी हुई है वो को कुछ देर बाद बुझ जाती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसके कारण वो बुझ जाता है। लेकिन जो नहीं ढका गया है वो क्या होता है? वो जलती रहता है, उसको ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता पूरी होती रहती है, हवा उसको मिलती रहती है, ऑक्सीजन मिलता रहता है, वो जलता रहता है। लेकिन जिसको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही वो क्या होता है? बुझ जाता है। जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका कारण क्या होता है? इसको हवा मिल रही है। आगे दिया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने में कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि अगर उसको वायु नहीं मिल रहा है जो कि ऑक्सीजन है उसको नहीं मिल रहा है तो वो क्या होता है? बुझ जाता है। जबकि दूसरी मोमबत्ती लगातार वायु के संपर्क में रहता है, वो जलती रहता है। और वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है, वह क्या है? ऑक्सीजन कहलाता है। जो वायु को
वायु में जलने के लिए सहायक तब प्रदान करता है, सहायक है वह ऑक्सीजन है। आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या आपको चलने के लिए ये सहायक है। तो ये इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोमबत्ती या आग को जलने के लिए किसकी सहायता की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो जलने के लिए सहायक होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष है। क्या है? अब भी गिलास में शेष रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बुझ गया भाग है, ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा भाग यहाँ पर दिख रहा है, रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं है, और ये भी सूचित करता है कि जो कुछ जलने में सहायक नहीं, तो जैसे नाइट्रोजन ये जलने में सहायक नहीं होता है। ठीक। अ, वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ, वो क्या है? नाइट्रोजन है। जो जलने में सहायता नहीं करता है, वो क्या है? नाइट्रो वो जलता नहीं, वो क्या है? जलने में उपयोग नहीं हुआ है, उसका उपयोग नहीं हुआ, वो नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन होता है। जो जलने में सहायता करता है, ऑक्सीजन जो नहीं है, वो नाइट्रोजन है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड। अब है कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है, तो शायद आपने घुटन महसूस की होती है, की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण हुई। तो जो लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है, और बहुत ज़्यादा वस्तु जो है एक कमरे में लगातार जल रहे हैं, और वह जो है जमा होती जा रही हैं, तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और इससे क्या होता है? घुटन महसूस होता है। इससे लोग की मृत्यु भी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और लोग की मृत्यु भी हो जाती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, और यह सलाह भी दी जाती है कि जो सूखी पत्ती है, जो अवशेष हैं, उसको नहीं जलाएं। इससे क्या होता है? वायु प्रदूषित होती है। इससे क्या होता है? वायु प्रदूषित होती है। अब आगे है धूल तथा धुआं। धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूलकण होते हैं, जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते हैं। ये चिमनियाँ हानिकारक धुएँ तथा गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पंछियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती है। इससे क्या होता है? पंछी की भी मृत्यु हो जाती है इस धूल धुआं कण से। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। वायु में क्या होते हैं? धूल के कण आप अगर चल रहे हैं, तो देखते होंगे कि धूल कण आपको दिखते हैं। अब आपको दिख नहीं रहे हैं, तब पर भी आप जाते हुए किसी बाइक से जा रहे हैं, तो देखेंगे आपके शर्ट पे वो धूल कण सट जाते हैं। तो वो सटे हुए धूल कण आपको क्यों? तो हम वायु में हमेशा ये उपस्थित रहते हैं, इसीलिए आपको सट जाते हैं। आगे क्रियाकलाप 4 में देखेंगे तो आप अपने विद्यालय घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें, तथा पर्दे डालकर कमरे को पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उस दिशा के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश या पतली सी झिरी के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणें को सावधानीपूर्वक देखेंगे, तो आपको उसमें धूलकण दिखाई देगा। जो इस प्रकार आप देख सकते हैं कैसे वायु में धूल कणों की उपस्थिति को दर्शाया जा रहा है। ये देख रहे हैं, ये आराम से देखेंगे तो इसमें धूल कण आपको देखने को मिलेगा। क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरणें छोटे-छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे होते हैं? क्या होते हैं? घूम रहे होते हैं। ये कण क्या हैं? तो अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ के पत्तियों से छनकर आते सूर्य के प्रकाश किरण-पुंज को देखा होगा, जिसमें धूलकण नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी हैं, कण उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। क्या होता है? ये समय तथा स्थान के साथ बदलती रहती है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं, तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कण को श्वसन तंत्र से जाने के रोकने के लिए क्या होता है? नाक में छोटे-छोटे बाल होते हैं, और इसके कारण वो धूलकण जो है अंदर नहीं जाता, तथा श्लेष्मा उपस्थित होता है। क्या होता है? नाक में छोटे-छोटे बाल और श्लेष्मा उपस्थित होता है, जिसके कारण वो धूलकण जो है हमारी नाकों से द्वारा श्वसन तंत्र में नहीं जाता, ये रोक लेता है। क्या आप उस पल को याद करते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुँह से साँस लेने के कारण डाँटा हो? अगर आप मुँह से साँस लेते हैं, तो क्या होता है? आपके जो धूलकण है वो अंदर चले जाते हैं। आप इसलिए कहते हैं कि आप मुँह से साँस नहीं लें। अगर आप मुँह से साँस लेंगे, तो क्या होगा?
तो हानिकारक धूलकण आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएँगे। यहाँ पर बुझो ने आपसे पूछ रहा है कि चित्त यहाँ पर पुलिसकर्मी ने मुखौटा क्यों पहना है? तो कि धूलकण जो वहाँ पर क्या बहुत सारे धूलकण होते हैं, उसके कारण ये बचाने के लिए मुखौटे पहने मास्क पहने पहने हुए हैं। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें जल, वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसें मिश्रण होता है। यद्यपि जो है तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता होती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है। क्या होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी होते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहेली क्या बोल रही है? पहेली जानना चाहती है कि अगर पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को नियमित रूप से साफ ना किया जाए तो वह धुंधली क्यों हो जाती है? वही धूल कण जो वहाँ पर आके सट जाती है। बुझो जानना चाहता है कि आग लगने पर की घटना के समय जलती हुई वस्तु के ऊपर कंबल डाल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है? तो क्योंकि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन उसको मिल रहा है तो वो क्या होगा? वो उसको नहीं मिलेगा। कंबल लपटेगा तो वो ऑक्सीजन की जो उसकी पूर्ति हो रही वो बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगा, इसीलिए दी जाती है सलाह। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? अधिक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मुख्य रूप से आपको नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है। 71% नाइट्रोजन ही है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जो है 3% है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया भी गया है कि वास्तव में ये दोनों गैस मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। कौन? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर कितना? तो 99% भाग जो है ये बनाती है वायु की संरचना का। यहाँ पर देख सकते हैं जो नाइट्रोजन 71%, वायु जो है ऑक्सीजन 21%, ये 99% हो जाएँगे आप जोड़ेंगे तो। और शेष जो 1% होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कुछ अन्य जल वाष्प होते हैं, गैस होते हैं, ये सब होते हैं। आगे है कि पानी 5.3 है, पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? तो इसके बारे में क्रियाकलाप देखेंगे, उसके समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी धातु या काँच के बर्तन को थोड़ा पानी लीजिए और धीरे-धीरे इसको थोड़ा गर्म करिए। पानी के उबलने से पहले सावधानीपूर्वक पात्र के अंदर जो है सतह देखने के आपको मिलेगा, बुलबुला आपको दिख रहा है, ये क्या है? जल में वायु विद्यमान है, ये क्या है? जल में वायु है, बुलबुला जो क्या क्या है? तो ये वायु है। यहाँ पर पहेली जानना चाहती है कि अ, क्या ये छोटे-छोटे वायु के बुलबुले तब भी दिखाई देंगे यदि हम वायु तो रोधी बोतल में रख के ठंडे किए हुए उबले हुए पानी को पुनः गर्म करके इस क्रियाकलाप को करते हैं, तो ये भी हमको दिखाई देंगे। अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो ऐसा कीजिए और देखिए आप फिर से उसको उबालेंगे तो फिर उस आपको बायो आपको दिखने को मिलेगा। क्या आप छोटे-छोटे बुलबुले इसमें चिपके हुए देखते हैं? आपने यहाँ पर देखा जो गर्म हो रहा है उसमें बुलबुले छोटे-छोटे हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। क्या है? ये वायु हैं, ये वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, ये बाहर आ जाती है और जब गर्म करते हैं पानी तो आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अगर आप ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो वाष्पित होकर क्या होगा? उड़ जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और पानी आपका घट जाएगा। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, अध्याय 8-9 में पढ़ा है। जो जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जब पानी में ही रहते हैं वो जो ऑक्सीजन घुला हुआ है पानी में उसी का वो उपयोग करते हैं। आप जानते हैं उसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो जीव गहरी मिट्टी में रहते हैं उन्हें भी साँस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है? वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? और मिट्टी में भी क्या है? ऑक्सीजन है। मिट्टी में भी आपको ऑक्सीजन मिलते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप 6 में भी बताया गया है कि कैसे मिट्टी में ऑक्सीजन है। तो एक बीकर काँच के गिलास की सूखी मिट्टी का ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए, अवलोकन कीजिए क्या होता है तो आपको बुलबुला जो है मिट्टी में बुलबुला देखने को मिलता है, निकलते हुए देखने को आपको मिलेगा। ये क्या है? मिट्टी में वायु होती है। इसी का ये एक संकेत है कि मिट्टी में वायु है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, वो अलग हो जाती है, जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देते हैं। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधे की जलीय शोषण के लिए इन्हीं ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन लेते हैं, इन्हीं वायु का जो है उपयोग करते हैं। ठीक? यहाँ पर देख सकते हैं कैसे मिट्टी के वायु को मिट्टी में वायु होती है कि संरचना जो है की जा रही है इसकी जो है
कैसे की जा रही है ये दिखाया गया है। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छेद बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों में क्या होती है, मांदों में वायु की जगह पानी भर जाती है और इस स्थिति में ज़मीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए ज़मीन पर आना पड़ता है। यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय ही ज़मीन से बाहर आते हैं और यही कारण है आपको केंचुए जो दिखते हैं, वो बारिश के समय ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हैं छिद्र बने थे वो बंद हो गए इसीलिए। क्या आपने कभी सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद हमारे जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। लिखा गया है कि अध्याय 7 में हमने देखा है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और ऑक्सीजन के साथ इसके साथ क्या करता है? ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। और भोजन स्वयं बनाता है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करता है, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जितना ऑक्सीजन वो लेता है, उससे ज़्यादा क्या करता है? ऑक्सीजन वो उत्पन्न करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जितना वो ऑक्सीजन की मात्रा ले रहा है, उससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन आपको दे रहा है। ये याद रखें पौधे की ये प्रक्रिया है। ये वास्तविक है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं और जंतु क्या है? पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा शोषण तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। पौधे और जंतु क्या हैं? एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वायु क्या? वायु के कुछ अन्य उपयोगी भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या ये पवन चक्की है, ये पवन चक्की है। वायु पवन चक्की को घुमाती है। क्या है? वायु पवन चक्की को घुमाती है। ऊपर में आपने पवन चक्की को देखा। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की जो है विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों के खेने में ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। क्या करती है? वायु नाव को खेने में ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज इत्यादि को चलाने में इसकी सहायता करती है। पंछी, चमगादड़ तथा कीड़े जो होते हैं वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं और ये जो है पंछी जो हैं, चमगादड़ हैं, ये वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधे के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर से उधर फैलाने में भी सहायता करती है और सहायक होती है। जल चक्र में भी वायु का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई भी एक महत्वपूर्ण भूमिका वायु निभाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपने अभी पढ़ा है। यहाँ पर प्रमुख शब्द दिए गए हैं वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, पवन चक्की। ये प्रमुख शब्द हैं। यहाँ पर सारांश दिए गए हैं। सारांश में क्या है कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। गतिशील वायु क्या कहलाती है? तो पवन कहलाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वायु क्या करती है? जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प कुछ अन्य गैसें का मिश्रण है। इसमें कुछ धूलकण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है? ज्वलन में सहायक तथा शोषण के लिए आवश्यक है। जलने के लिए भी सहायक है और शोषण के लिए भी ये सहायक है। क्या है? ऑक्सीजन। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल क्या है? आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। आगे है कि वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सब सारे जो तथ्य हैं पढ़े हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा जो है यहाँ पर क्या है? 78% जो है नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। यहाँ पर हमने 71% शायद बोला था, ये सॉरी। तो यहाँ पर 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है और 71% ऑक्सीजन है। इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 99%।
और 1% में ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, जलवायु ये सब दूसरी गैसें हैं। ये आप सही कर लेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितना है 78%, ऑक्सीजन 21%। आगे यहाँ पर देखेंगे तो वायु के संगठन क्या हैं, तो यहाँ पर आपने पढ़ा भी है वायु के संगठन क्या क्या हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और नोबेल गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत धूलकण है, ये सब पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा कितना है तो 78 अभी हमने पढ़ा था 78%, ऑक्सीजन कितना है 21% और अन्य गैसें जो हैं नोबेल गैस हैं कितने, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये कितने हैं 0.03%, नोबेल गैस आप देखेंगे तो 0.9% और बहुत सारे कण जो होते हैं 0.1% होते हैं। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, कौन सी, तो ऑक्सीजन। आगे है कि क्वेश्चन आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। तो आपने अभी पढ़ा था कि बोतल जो आपने अभी पढ़ा था वायु ज्वलन के लिए कैसे सहायक है। अगर आप ऑक्सीजन की मात्रा उसके कम कर देंगे, आपने मोमबत्ती के बारे में पढ़ा था, अगर उसी को झाँप देंगे तो क्या होगा, वो जलना बंद हो जाएगा। उसमें वायु की आवश्यकता है। अगर नहीं उसको देखेंगे, उसको एक मोमबत्ती को छोड़ देंगे और एक मोमबत्ती को बंद कर देंगे तो वो जलना बंद हो जाएगा। उसको वायु की उपस्थिति क्या हुई, नहीं मिल हो पा रही है तो वो बंद हो जाता है। इस प्रकार आप बता सकते हैं। आप यह कैसे दिखाए हैं कि वायु जल में घुली होती है, वायु जल में घुली होती है। तो आप ये बता सकते हैं कि कैसे ये जल में घुली होती है। तो यहाँ पर ये आप ऐसे उदाहरण के रूप में भी बता सकते हैं कि कैसे ये जल में घुली हुई है। तो एक आप जल लेंगे और स्पिरिट लैंप लेंगे, तो इसे आप देखेंगे तो एक तिपाई ले सकते हैं जो आपको जल के माध्यम से देखेंगे तो वो गर्म करेंगे तो आप बूंद-बूंद आपको देखने को मिलेगा। ऊपर के उदाहरण में आपने देखा था कि वो गर्म होते हैं तो क्या, तो बूंद-बूंद जो आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या है? इसी कारण वो क्या है, वही जो है वायु है। वायु के कारण ही वो बूंद-बूंद आपको दिखाई देते हैं। पाँचवाँ है कि रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है, तो रुई का जो ढेर होता है क्यों जल में सिकुड़ जाता है, तो वो पानी जो होता है वो उसको समाहित कर लेता है। वो मध्य जो उपस्थित वायु जो उपस्थित होते हैं वो उसमें को समाहित कर लेते हैं, उसको डुबो लेता है और वो विस्थापित करने के लिए उसका स्थान जो है वो ले लेता है और वायु क्या होता है, जल में घुल जाती है, जल में घुल जाती है। इसी के कारण जो है रुई का ढेर जो है जल में सिकुड़ जाता है, ये बताएँगे आप। छठा क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत डैश कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत आपने पढ़ा था क्या कहलाती है, तो वायुमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव डैश कहलाती है। तो इसको क्या कहलाते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होते हैं जो बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। 5 क्रियाकलापों की सूची बनाने के लिए कहता है और जो वायु में उपस्थिति के कारण संभव है। ये आप बता सकते हैं, इसकी उस उपस्थिति के कारण जीवधारों के लिए शोषण के लिए उपयोग की जाती है। वायु के पहिए में गैस के रूप में वायु का उपयोग किया जाता है। रोगियों के लिए शोषण के लिए या आपके लिए, मनुष्य के लिए शोषण के लिए, आग बुझाने के में काम में भी आता है और यह पौधों में इस प्रकार संश्लेषण में भी सहायता करता है, ये बता सकते हैं। नवा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में गैसों के आदान-प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि एक दूसरे पर वो क्यों निर्भर रहते हैं, जीवित रहते हैं। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा जंतुओं को तो वो नहीं जीवित रह सकते हैं। अगर पेड़-पौधे अगर नहीं रहेंगे तो जीव-जंतु नहीं रहेंगे। ये आप बता सकते हैं। एक दूसरे पर क्या है, वो आश्रित हैं, एक दूसरे पर वो निर्भर हैं। जीवित रहते हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता किनको है, जंतुओं को है और शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के ऑक्सीकरण के लिए भी होता है। आप जानते हैं इससे क्या मिलता है, ऊर्जा का निष्कासन होता है और इस प्रकार जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए, तो श्वसन और ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वसन कहते हैं। वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता की क्रिया में निष्कासित होता है। क्या करता है, ऑक्सीजन जो है तो पौधों की श्वसन क्रिया में निष्कासित होता है और जितना वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है, उससे ज़्यादा आपको वो ऑक्सीजन देता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि एक-दूसरे पर वो निर्भर हैं, पौधे और यहाँ पर जीव-जंतु और पौधे, ठीक? तो इस प्रकार ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इसके बारे में हम पढ़े हैं और यहाँ पर हमने एक गलती की थी, जो नाइट्रोजन की मात्रा हमने 71 बोल दी थी, 78 होंगे, ये आप याद रखेंगे और 8 होंगे, 71 नहीं होंगे।
78 आपको याद रखना है, 78 नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको कैसा लगा? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए आपको हम 2-3 बार बोल दिए। ऑक्सीजन 21 और नाइट्रोजन 78, 78। ठीक। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप बताएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।